मिशन इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग चट्टानों के विषय में जानते हैं और चट्टानों का सांगोपांग अध्ययन करते हैं। चंडा चट्टानों के विषय में हम हर बहुविध अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। उसके एक एक अंग के विषय में जानेंगे। सबसे पहले तो चट्टान शब्द नाम आते ही हम सबके मन में ये बात आती है, जो कठोर है उसे ही हम चट्टान कहते हैं। दरअसल हम चट्टान का भावार्थ लगाते हैं, हिंदी भावार्थ लगाते हैं, तो हम सबके मन में ऐसी बात आती है। लेकिन जब हम इसे ज्योग्राफी में इसका अध्ययन करते हैं तो हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि चट्टान का मतलब या शैल का मतलब मात्र कठोरता से नहीं होता है। शैलें हमारी मुलायम भी हो सकती है और कठोर भी हो सकती हैं। अर्थात कि हमारी चट्टानें कोमल भी हो सकती है और कठोर भी हो सकती है। उसे हमें मात्र कठोरता की दृष्टि से ही नहीं देखना चाहिए। तो यहां पर जब हम चट्टानों का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हमें चट्टानों की परिभाषा पता होनी चाहिए कि चट्टान और शैल की परिभाषा क्या होती है। तो यहां पर कहीं ना कहीं चट्टान शब्द आते ही ये बात आती है कि जो मुलायम भी हो और क्या हो, कठोर भी हो, तथा जिसमें जल प्रवेश हो भी सके और जल प्रवेशता न भी हो सके। अर्थात एक पार से दूसरे पार जल जा भी सके और एक पार से दूसरे पार जल ना भी जाए। ऐसे गुणधर्म रखने वालों को हम चट्टान कहते हैं। चट्टानी हमारे बालुका पत्थर की तरह कठोर भी हो सकती है और चीका मिट्टी की भांत मुलायम भी हो सकती है। स्लेट की तरह उसमें जल अप्रवेशता हो भी सकती है और चूना पत्थर की तरह उसमें जल प्रवेशता भी हो सकती है। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को ध्यान में रखना चाहिए कि चट्टानें हमारी कोमल भी हो सकती है और चट्टानें हमारी मुलायम भी हो सकती हैं। तो यहां पर जब हम चट्टानों को प्रथम दृष्टया देखते हैं तो हमें तीन प्रकार की चट्टानें दिखती हैं। पहली चट्टान हमारी होती है आग्नेय चट्टान, दूसरी चट्टान हमारी होती है अवसादी चट्टान, और तीसरी चट्टान जो हमारी होती है उसे हम लोग कहते हैं रूपांतरित चट्टान या कायांतरित चट्टान, या फिर उसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो यहां पर हम चट्टानों की उदय के संदर्भ में देखने का प्रयास करेंगे कि हमारी प्राथमिक चट्टान का प्रगटीकरण कैसे हुआ। इस विषय को यहां पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर हमें कॉन्सेप्चुअल आधार पर जब हम देखने का प्रयास करते हैं तो हमारी प्राथमिक चट्टान जिसे हम आग्नेय राख कहते हैं, इसका प्रगटीकरण कहीं ना कहीं ज्वालामुखी क्रिया से हुआ है। ज्वालामुखी क्रिया के उद्गार के दौरान यह चट्टान कहीं ना कहीं पृथ्वी से बाहर आई, और ये चट्टान जब हमारी पृथ्वी में बाहर आई, ऊपर आई, तो इसे हम आग्नेय चट्टान के रूप में जानते हैं। अब ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है? जब प्लेटें अभिसरण करती हैं तो उस दौरान कहीं ना कहीं यहां पर मैग्मा का निर्माण होगा। हमारे टूटे फूटे प्लेटों का भाग मैग्मा बनता है और ये मैग्मा के ऊपर जलवाष्प होता है, और जलवाष्प यहां पर हमारी प्लेटों की जो परतें हैं उस पर दबाव डालता है, और इस तरीके से ज्वालामुखी उद्गार हो जाता है। इस परिघटना को हम ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। और हमारी जो प्राथमिक राख आई है, हमारी पृथ्वी पर जो पहली राख आई है, जो पहली चट्टान आई है, उसे हम आग्नेयस राख कहते हैं। जैसा कि शब्द से ही आपको आभास हो रहा होगा, आग की तरह आभास देने वाला, ये लैटिन भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में शाब्दिक अर्थ होता है आग की तरह आभास देने वाला, आग की तरह तप्त। दरअसल ये आग नहीं है, यह इतना हाई सेंटीग्रेड पर गर्म होता है कि यह आग की तरह बिल्कुल तप्त दिखाई देता है, आग का जैसे मिथ्याभास हो रहा है। और हमारी जो प्राथमिक चट्टान है यह हमारी पृथ्वी के अंदर से प्रकट हुई है। इसी कारण से हम लोग आग्नेय चट्टान को, अपनी आग्नेय राख को हम लोग कहते हैं प्राथमिक चट्टान। यह हमारी प्राथमिक चट्टान है। जैसे हम सभी लोग पहले जब अपनी अध्ययन प्रक्रिया को शुरू करते हैं तो हम पहले प्राथमिक विद्यालय में जाते हैं, ठीक उसी तरीके से हमारी पृथ्वी पर जो तीनों चट्टानें हैं, चाहे वो आग्नेय राख हो, चाहे वो रूपांतरित चट्टान हो, या आपकी अवसादी चट्टान हो, ये सभी चट्टानें कहीं ना कहीं आग्नेय राख से बनी हुई हैं।
इन सब का निर्माण जब हम देखते हैं तो ये आग्नेय राख से हुआ है, आग्नेय चट्टानों से हुआ है। आग्नेय चट्टान कहीं ना कहीं अन्य चट्टानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, चाहे आपकी अवसादी चट्टान हो, चाहे आपकी रूपांतरित चट्टान हो। इसी कारण से हम लोग आग्नेय राख को मात्र चट्टान कहते हैं, या फिर इसे हम पेरेंटियल रॉक कहते हैं, अभिभावक चट्टान के रूप में हम लोग जानते हैं, क्योंकि अन्य दो चट्टानें जो हमारी हैं इसी से बनी हुई हैं। तो यहां पर हमें सूत्रबद्ध रूप से यह समझने की विशेष आवश्यकता है कि हमारी जितनी भी चट्टानें हैं हमारी भूषता पर दिखाई देती हैं, ये चट्टानें किसी न किसी कालखंड में ज्वालामुखी उद्गार के दौरान हमारी पृथ्वी पर आई है। इन सब का प्रकटीकरण हुआ है और ज्वालामुखी उद्गार से हमारी प्राथमिक चट्टान आई है, जिसे हम पेरेंटियल रॉक कहते हैं या फिर उसे हम आग्नेयस रॉक कहते हैं। अन्य दो चट्टानें इसी से टूट फूट करके अपक्षय अपर्दन जब इसमें होता है, एक जगह पर जब ये जाकर के सब इकट्ठा होने लगते हैं तो ये सारी की सारी चट्टानें किसमें बदल जाती हैं? अवसादी चट्टानों में। और फिर हमारी भूपटल परिवर्तन हुआ, ये अवसादी या आग्नेय चट्टानों में पुनः इनके रूप में कोई परिवर्तन होता है, तो इस तरीके से हमारी रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो आइए हम इन चट्टानों का जब उदय जानते हैं तो उसी के साथ साथ हम इनकी विशेषताओं को भी जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी इन चट्टानों की वास्तव में क्या क्या विशेषताएं हैं। तो यहां पर विशेषताओं को जब हम देखेंगे तो यहां पर भी हमें कॉन्सेप्चुअल आधार पर इसे देखना पड़ेगा। जब हम चट्टानों का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें रटने की कोई आवश्यकता यहां पर नहीं होती है। जब हम उसके मूल को जानते हैं, जब हम किसी चीज की उत्पत्ति को जानते हैं, उसकी जड़ को जानते हैं, तो उसके विस्तार को जानना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हम जान गए कि हमारी पहली चट्टान, प्राथमिक चट्टान, पेरेंटियल रॉक, मात्र चट्टान का प्रगटीकरण हमारी पृथ्वी पर ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा हुआ है। और हमारी पृथ्वी जब अपने निर्माण के आरंभिक फेज में थी तो इस दौरान कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी ज्वालामुखी क्रियाएं संपन्न हो रही थी। तो इन विशेषताओं को आइए हम लोग देखते हैं। तो हम लोग यहां पर बनाएंगे तीन चार्ट का अगर हम अध्ययन कर लें इस प्रकार से बना करके, तो हम चट्टानों की समस्त विशेषताओं का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं और उनके गुणधर्म को समझ सकते हैं। तो यहां पर जब हम उत्पत्ति को लेकर के बात करते हैं, जो हमारी पहली विशेषता होती है, उत्पत्ति को लेकर के बात करते हैं या इसकी ऑरिजिन को लेकर के बात करते हैं, तो यहां पर हम सबके ध्यान में आता है हमारी आग्नेयस रॉक का उदय कहीं ना कहीं ज्वालामुखी क्रिया के उद्गार से हुआ है। तो यह जो आग्नेयस है या आग्नेय चट्टान जो हमारी है, यह लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना हुआ है। लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से बना हुआ है और हमारी रूपांतरित, तो यहां पर जब हम आग्नेय चट्टान की बात करते हैं तो हमारी ये आग्नेयस चट्टान लैटिन भाषा के आग्नेय इग्निस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। जिसका हिंदी भावार्थ होता है आग की तरह तप। आग की तरह तप्त, ये विषय हमें ध्यान में रखना है। अब यही आग्नेयस रॉक कहीं ना कहीं आपके सेडिमेंट्री रॉक, यही रॉक जब टूटेगी, इनका अपक्षय और अपर्दन होगा, तब हमारी अवसादी चट्टानों का जन्म होता है।
तिन्ही के टूटने फूटने से। तो यहां पर कहीं ना कहीं अवसादी शब्द या सेडिमेंट्री रॉक का जो जन्म हुआ है लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से। जिसका हिंदी में अर्थ होता है अवसाद। और फिर यही हमारी जो मेटामॉर्फिक रॉक है, रूप परिवर्तन से बना है, इसका लैटिन भाषा में, इसका जन्म लैटिन भाषा के मेटामार्फोस शब्द से हुआ है, जिसका हिंदी भावार्थ होता है रूप परिवर्तन। जिसका हिंदी भावार्थ होता है रूप परिवर्तन। तो इस विषय को सभी विद्यार्थी को बिल्कुल ध्यान में रखना है। यही अवसादी चट्टाने, यही अग्नेय चट्टाने जब टूट फूट करके किसी कारण से हमारी पृथ्वी में अंदर जब दब जाएं और इन पर ताप दाब जैसी प्रक्रियाएं जब काम करना शुरू कर देती हैं, या रासायनिक घोलक जैसे तत्व जब इन पर काम करना शुरू कर देते हैं, तो ये सारी ताप दाब और रासायनिक घोलक इनके स्वरूप में और उनके रूप में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, और इन्हीं चट्टानों से कहीं ना कहीं हमारी रूपांतरित चट्टानें बनती हैं। तो हमारी प्राथमिक चट्टान कहीं ना कहीं ज्वालामुखी उद्गार से हमारी पृथ्वी पर आई। और फिर हम अगर जीवाश्म को लेकर के बात करें, जीवाश्म को लेकर के, इनकी द्वितीय गुणधर्म को लेकर के बात करें, फॉसिल्स को लेकर के अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं हमारी अग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। तो यहां पर हम सबको द्वितीय गुणधर्म के रूप में लिखना होगा कि अग्नेय चट्टानों में अग्नेय चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि यह अत्यधिक गर्म और तप्त होता है, हाई सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म होता है, जिसके कारण अपने संपर्क में आने वाले समस्त जीव जंतु और वनस्पतियों को जलाकर राख कर देता है। अर्थात कहीं पर भी अगर ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, उसके संबंध में, उसके संपर्क में कोई भी अगर जीव जंतु या वनस्पति या प्राणी समुदाय आएगा, तो वो सब जल करके राख हो जाते हैं। जब यहां पर राख हो जाएंगे तो इनकी उम्र का भी पता नहीं लगाया जा सकता है, और इनकी कार्बन डेटिंग भी नहीं हो सकती है। और इसके संपर्क में आने वाले जीवों का, अगर जो भी ज्वालामुखी के संपर्क में आएंगे या अग्नियस राख के संपर्क में आएंगे, तो उनका डीएनए हेलिक्स मॉडल भी तैयार नहीं किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये हाई सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म होते हैं, अपने संपर्क में आने वाले सभी जीव जंतु और वनस्पतियों को जला करके राख कर देते हैं। इसी कारण से इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे। तो यहां पर अग्नेय चट्टान, जब हम उत्पत्ति को जानते हैं, तो हम स्वाभाविक तरीके से इस विषय को जान जाएंगे कि ये चट्टान जो हमारी अग्नेय चट्टान है, इसका जन्म ही ज्वालामुखी क्रिया के दौरान हुआ है। हमारी पृथ्वी पर इनका प्रगटीकरण ही वल्कनिज्म क्रिया से संबंधित है, ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे, क्योंकि हाई सेंटीग्रेड तापमान पर ये गर्म होते हैं, अपने संपर्क में आने वाले समस्त जीव जंतु और वनस्पतियों को जला करके राख कर देते हैं। फिर यही इनकी कार्बन डेटिंग भी नहीं होती है, नहीं हो सकती है। C14 से इनकी उम्र का भी पता नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि जब इसमें फॉसिल्स नहीं होंगे तो इनकी उम्र का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।
जो हमारी अवसादी चट्टान है, ये चट्टान हमारी इग्नियस रॉक के कहीं ना कहीं टूटने से, इग्नियस रॉक जो यहां पर ज्वालामुखी क्रिया के दौरान प्रकट हुई है हमारी पृथ्वी पर, इन्हीं के टूटने से अपक्षय अपर्दन से बनी हुई है। इस कारण से कहीं ना कहीं इसमें जीवाश्म पाए जाएंगे। जैसे आप लोग एक व्यवहारिक तौर पर एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखें, अपने घर का सेडिमेंट, अपने घर का कूड़ा करकट जहां पर आप इकट्ठा करते हैं, वर्ष दर वर्ष वहां पर आप इकट्ठा करते रहें, और एक बार जब उसके अनुप्रस्थ काट को आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ता है कि उन अवसादों का जो ढेर है उनमें अलग अलग कलर की परतें आप सभी को दिखाई देती हैं। दरअसल ये ताप दाब और वर्ष का प्रभाव होता है, जिसके कारण से वो अलग अलग परतें वहां पर दिखाई देती हैं, जो हमें यह बताती हैं, उनका रंग, उनका स्वरूप हमें यह बताता है कि वहां पर किस कालखंड में उनका कैसे एकत्रीकरण किया गया। ठीक उसी तरीके से जिस मैदान पर हम खड़े हैं, गंगेटिक मैदान, ये अवसादी चट्टानों का मैदान है। अग्नेय चट्टानों को ला करके क्रमशः इकट्ठा करके इन्हें बनाया गया। तो आपके गंगेटिक मैदान का अगर आप उम्र का विभिन्न परतों का पता लगाना चाहें तो आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये सेडिमेंट के नीचे जो तमाम प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु दबे हुए हैं, ये सारे जीवाश्म के आधार पर इस चट्टान का पता लगाया जा सकता है कि हमारी इस चट्टान का एक्युमुलेशन, एकत्रीकरण या इनका निर्माण किस कालखंड में हुआ था। तो अर्थात ये बात पूरी तरीके से स्पष्ट हुई, हमारी अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं, इसमें जीवाश्मों की मात्रा पाई जाती है। तो इस बात को लेकर के बिल्कुल क्लियर रहें। तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं तथा इनकी उम्र का पता भी लगाया जा सकता है। और हमारी रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानों में भी जीवाश्म या जीवावशेष पाए जाते हैं और इनकी भी उम्र का पता लगाया जा सकता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमने दो विशेषताओं को देखा, इनकी उत्पत्ति को देखा। तो लैटिन भाषा के इग्निस शब्द से इसका जन्म हुआ है, जिसका भावार्थ होता है हिंदी में आग की तरह तप्त, अर्थात ये ज्वालामुखी क्रिया से इसका प्रकटीकरण हुआ है, इसीलिए आग की तरह बिल्कुल तप्त होता है। एक मिथ्याभास देता है, जैसे कोई आग जल रही है, दरअसल वहां पर कोई आग नहीं जल रही होती है। दरअसल हाई सेंटीग्रेड तापमान पर अगर लोहा को गर्म कर देंगे तो उससे लगता है कि जैसे कोई लौ निकल रही है, लेकिन वास्तव में लोहा जल नहीं रहा होता है। लोहा जब कोई चीज जलती है तो वह जल करके नष्ट होती है। यहां ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यहां पर जो एलिमेंट है, जो यहां पर तत्व है, वो हाई सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म है, और जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी प्रकृति के संपर्क में आते हैं तो ठंडा हो जाते हैं, और ठंडा होकर के फिर अपने मौलिक तत्वगत रूप में आ जाते हैं। तो यहां पर हम लोग अगली विशेषता के तौर पर यहां पर देखने का प्रयास करेंगे, परतदार। हमारी कौन सी ऐसी चट्टान है जिसमें परतें पाई जाती हैं, और कौन सी ऐसी चट्टान है जिसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। आइए इसको हम लोग यहां पर देखते हैं। यहां पर जब हम परतदार को लेकर के बात करते हैं, हमारी कौन सी ऐसी चट्टानें हैं जिनमें परतें स्पष्ट रूप से पाई जाती हैं, और हमारी कौन सी ऐसी चट्टानें हैं जिनमें परतों का विकास कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो हम सबके ध्यान में आता है हमारी जो अग्नेयस रॉक है, हमारी जो अग्नेय चट्टान है, इसमें परतों का विकास नहीं पाया जाता है, इसमें परतें नहीं पाई जाती हैं। वहीं पर हमारी जो अवसादी चट्टान है, इसमें परतों का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है।
तो आइए देखते हैं ऐसा क्यों होता है, क्यों, कब, कहां, कैसे। लेयर को लेकर के अगर हम बात करें तो हमारी जो ये चट्टान है, अवसादी आपकी अग्निय स्राग, इसमें परतों का विभाजन नहीं पाया जाता है, क्योंकि जब ज्वालामुखी उद्गार होता है तो हमारा ज्वालामुखी उद्गार का जो पदार्थ होता है वो गाढ़ा और चिपचिपा होता है और एक दूसरे में बिल्कुल चिपक जाता है, आपस में बिल्कुल कण इसके आपस में सट जाते हैं, बिल्कुल आपस में चिपका हुआ प्रतीत होता है। और जैसे एक बार ज्वालामुखी उद्गार हुआ और कई सालों तक ज्वालामुखी उद्गार नहीं हो रहा है, पुनः अगर ज्वालामुखी उद्गार होगा तो ये गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जो हमारी पृथ्वी से आएगा तो हमारी ऊपरी वाली परत, जो हमारा यहां पर लावा जमा है, उसकी ऊपरी वाली परत को पिघला देगा, क्योंकि हाई सेंटीग्रेड तापमान पर गर्म होगा और इसे पिघला करके इसके साथ अपना ज्वाइंट क्या कर लेता है, मेंटेन कर लेता है। तो इसमें परतों का स्पष्ट विभाजन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हमारी जो अवसादी चट्टानें होती हैं, इसमें परतों का अस्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है, इसमें अस्पष्ट रूप से परतें पाई जाती हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। जैसे एक साल ये टूट फूट करके सारी अवसाद अग्नेय चट्टानें आकर के कहीं पर इनका एक्युमुलेशन हुआ, इनका एकत्रीकरण हुआ और दूसरे साल पुनः आकर के इस पर चट्टानों का एकत्रीकरण होगा। तो इस प्रकार से इसमें वर्ष दर वर्ष की जो परतें इकट्ठा होंगी उन सबको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, उसमें अस्पष्ट परत का विभाजन पाया जाता है, फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर, इस प्रकार से अस्पष्ट। जैसे आप देखें वर्षा काल के दौरान जब गंगा जी में बाढ़ आता है तो गंगा जी का जो मलबा है वो जाकर के तटों पर एकत्र कर दिया जाता है। कुछ साल के बाद पुनः बाढ़ अगर आई तो ले जाकर के मलबा पुनः एकत्रीकरण किया जाता है। तो अगर हम उनकी परतों को अलग अलग करके देखना चाहें तो स्पष्ट रूप से अगर उन्हें अनुप्रस्थ काट उनका देखें तो हम सबके ध्यान में आता है कि हर कालखंड की परतों का स्वरूप अलग है, उनके गुणधर्म अलग हैं। तो अर्थात इसमें अस्पष्ट परतों का विभाजन पाया जाता है, लेकिन हमारी अग्नेय स्राग में परतें नहीं पाई जाती हैं। अवसादी चट्टानों में अस्पष्ट परत विभाजन पाया जाता है और हमारी इस चट्टान में भी परतें पाई जाती हैं। फिर यहां पर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे एक अगले गुणधर्म के रूप में अभयांत्रिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं। अभयांत्रिक संरचना एक सेलों का अपना गुणधर्म है, उसकी अभयांत्रिक संरचना। जब हम यहाँ अभयांत्रिक संरचना की बात करते हैं तो यहां पर ध्यान में आता है हमारी अवसादी चट्टान ही हमारी पृथ्वी के अंदर से आई हुई है, हमारी पृथ्वी के अंदर से हमारी अवसादी चट्टान ही प्रकट हुई है। इस कारण से अभयांत्रिक संरचना की जब हम बात करते हैं, इसके अगले गुणधर्म अभयांत्रिक संरचना या फिर हम कहें इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के अंदर से जो पदार्थ आएगा बाहर,
जो हमारी चट्टान हमारी पृथ्वी के अंदर से आई होगी, वही चट्टान तो हमारी पृथ्वी के अंदर अभ्यांतरिक संरचना का निर्माण करेगी, इंटरनल स्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमारी कौन सी चट्टान पृथ्वी के अंदर से आई है, जब हम इस बात को देखने का प्रयास करते हैं तो हम सबके ध्यान में वही मूल मंत्र आता है, हमारी पेरेंटियल रॉक का, हमारी मातृ चट्टान का, हमारी अभिभावक चट्टान का और हमारी प्राथमिक रॉक का, पहली रॉक का जो हमारी पृथ्वी पर प्रगटीकरण हुआ, जिसका हमारी पृथ्वी पर चाहे पर्वत हो, चाहे पठार हो, चाहे मैदान हो, या हमारी चट्टाने हो, शैले हो, इन सब का किसी न किसी कालखंड में निर्माण हुआ है। ये सब के सब बने हुए हैं किसी न किसी कालखंड में। ऐसा नहीं है कि ये हमारी चट्टाने, ये हमारे पर्वत, पठार, मैदान, ये सब पहले बने बनाए थे। ये सब किसी न किसी कालखंड में बने हैं। उसी प्रकार से हमारी शैलों का जो प्रगटीकरण हमारी पृथ्वी पर हुआ है, ये भी किसी न किसी कालखंड से संबंधित है। तो यहां पर हमारी जो शैल प्रकट हुई है, जो हमारी पृथ्वी के अंदर से शैल आती है, इसी शैल को हम प्राथमिक चट्टान कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी के अंदर में अभ्यांतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए उत्तरदायी चट्टान को अगर हम देखने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं हमारी अग्नेयस रॉक, हमारी अग्नेय चट्टान ही हमारी पृथ्वी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर का निर्माण करेगी। इंटीरियर डिजाइनर जैसे आपके घर का स्वरूप कैसा हो, आपके घर में क्या कहां पर व्यवस्थाएं हो, इसका निर्धारण करते हैं। उसी तरीके से इंटरनल स्ट्रक्चर हमारी पृथ्वी में कौन चट्टान हमारी बनाएगी, जब हम इसकी बात करते हैं तो ध्यान में आता है हमारी ये अग्नियस रॉक जो हमारी पृथ्वी के अंदर से आई हुई है, यही कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर बनाएगी। तो आंतरिक संरचना का निर्माण हमारी कौन सी चट्टान करती है? अभ्यांतरिक संरचना के निर्माण के लिए हमारी अग्नियस रॉक उत्तरदायी होती है। ये अभ्यांतरिक संरचनाएं होते हैं लैकोलिथ, फैकोलिथ, बैथोलिथ, सिल और डाइक जैसी संरचनाएं होती हैं जो हमारी पृथ्वी के अंदर निर्मित करती हैं। और कौन निर्मित करता है? यही अग्नियस रॉक निर्मित करती है, यही अग्नेय रॉक बनाती है। बैथोलिथ, लैपोलिथ, लैकोलिथ और सिल और डाइक जैसी अभ्यांतरिक संरचनाएं इंटरनल स्ट्रक्चर के निर्माण के लिए अग्नियस रॉक उत्तरदायी है। तो यहां पर लिख लें, और हमारी जो अवसादी चट्टान है ये हमारी पृथ्वी के बाहर बनी हुई है। हमारी अग्नियस रॉक के क्रम से टूटने फूटने, उसके अपक्षय और अपर्दन होने के फलस्वरूप बनी है। इस कारण से हमारी अवसादी रॉक अब यांत्रिक संरचना का निर्माण नहीं करेगी, क्योंकि यहां पर आप देखें इसी अग्नियस रॉक के क्रम से टूटने और एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने, उनके एकत्रीकरण होने से बनी है। इसीलिए ये अभ्यांतरिक संरचना का निर्माण नहीं करती हैं। और हमारी रूपांतरित चट्टान भी कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के बाहर बनी हुई है। इस कारण से हमारी रूपांतरित चट्टानें भी अभ्यांतरिक संरचना का निर्माण नहीं करती हैं। अगर हम इसे साधारण भाषा में कहें अभ्यांतरिक को, तो होता है आंतरिक संरचना। तो यहां पर कहीं ना कहीं आंतरिक संरचनाओं का निर्माण हमारी रूपांतरित चट्टानें नहीं करती हैं। तो यहां पर हमारी ये विशेषताएं शैलों के गुणधर्म को ध्यान में रखकर देखना है। तो यहां पर हम लोग एक रवेदार शब्द आता है, हमारी कौन सी चट्टान रवेदार होती है, इसे भी आपको यहां पर कहीं ना कहीं इसके कारण कार्य संबंध में देखने की आवश्यकता है। तो यहां पर हमारी कौन सी ऐसी चट्टान है जो रवेदार होती है और कौन सी हमारी ऐसी चट्टान है जिसमें रवे नहीं पाए जाते हैं,
जब हम इसकी बात करते हैं तो हम सबके ध्यान में आता है कहीं न कहीं हमारी रवेदार चट्टानें जो होती हैं, जिसमें रवे पाए जाते हैं, वो चट्टानें हमारी अग्नेयस राख है, जिसमें रवे पाए जाते हैं, क्रिस्टल पाए जाते हैं। और हमारी जो चट्टान है, रूपांतरित चट्टान, उसमें भी कहीं न कहीं रवे पाए जाते हैं। लेकिन जो हमारी अवसादी चट्टान है, इसमें रवे नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण से इस चट्टान को हम ढेर युक्त चट्टान कहते हैं, क्योंकि यह चट्टान जो हमारी अवसादी चट्टान बनी हुई है, ये अग्नेय राख, अग्नेय चट्टान के टूटने फूटने से बनी हुई है। और अग्नेय चट्टान के जो बड़े बड़े रवे थे, वो सारी बेसाल्टिक चट्टानें टूटी और टूटने के बाद अवसादी चट्टान बनी और एकदम इसमें रवे नहीं पाए जाते हैं। इसी कारण से इसको हम ढेर युक्त चट्टान कहते हैं, इकट्ठा की हुई चट्टान आप कह सकते हैं। और ये चट्टानें हमारी किसके इकट्ठा होने से बनी है? अवसादी चट्टानों को जो क्रिस्टल थे, अवसादी चट्टानों के जो रवे थे, वो क्रमशः एक स्थान से दूसरे स्थान पर टूट फूट करके गए और ढेर के रूप में इकट्ठा हो गए। इस कारण से कहीं ना कहीं हमारी अवसादी चट्टानों में रवे नहीं पाए जाते हैं। तो हमारी रवेदार, यहां पर लिखें गुणधर्म में रवेदार। फिर हम इसके स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। रवेदार की जब हम बात करें, क्रिस्टलाइन की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं हम सबके ध्यान में आता है हमारी क्रिस्टलाइन चट्टानें जो होती हैं। तो ये हमारी चट्टान कैसी है? रवेदार चट्टान है, आग्नेय चट्टान, रवेदार चट्टान होती है। इसमें रवे पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में रवे नहीं पाए जाते। इसी कारण से इसे हम ढेर युक्त चट्टान कहते हैं, ढेर युक्त चट्टान कहते हैं। और फिर यहां पर हम लोग देखने का प्रयास करें कि हमारी रूपांतरित चट्टानों में भी या मेटामॉर्फिक रॉक में भी रवे पाए जाते हैं। आपसे प्रश्न ऐसा आता है, हमारी कौन सी ऐसी चट्टानें हैं जिसमें रवे पाए जाते हैं? तो यहां पर कहीं ना कहीं हमको अपने नॉलेज को लेकर के बिल्कुल क्लियर रहना है कि हमारी अवसादी चट्टान रवेदार नहीं होती है, अन्य दोनों चट्टानें हमारी रवेदार होती हैं। इनका स्वभाव क्रिस्टलाइन होता है, रवे इसमें बड़े बड़े पाए जाते हैं। तो ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ये सब अग्नियस राख, इन सब में रवे पाए जाते हैं। तो हमारी रवेदार चट्टान होती है। अगर हम अगली प्रॉपर्टीज को ध्यान दें, अगले गुणधर्म को ध्यान दें, कठोरता को लेकर के यहां पर बात करना चाहें, तो हम सबके ध्यान में आता है हमारी कौन सी चट्टान मूलतः कठोर होती है और कौन सी चट्टान मूलतः मुलायम होती है। इस विषय को लेकर के हम लोग आइए यहां पर थोड़ा सा बातचीत करते हैं और इसको हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट के आधार पर देखने का प्रयास करेंगे। हमारी कौन सी चट्टान कहीं ना कहीं कोमल है और कौन सी चट्टान हमारी कठोर है। कठोरता को लेकर के थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहां पर जब हम कठोरता को लेकर के बात करते हैं,
रिजिडनेस को लेकर के बात करते हैं तो यहां में ध्यान में आता है हमारी कठोर चट्टान जो होती है, मूलतः कठोर चट्टान जिसका मौलिक धर्म ही कठोरता होता है, ऐसे हमारी चट्टान है आग्नेयस राख। क्योंकि यह ज्वालामुखी, बार बार इस बात को ध्यान में रखना है कि हमारी आग्नेयस राख जो कि हमारी मातृ चट्टान है, पितृ चट्टान है, ये चट्टान जो हमारी पृथ्वी के अंदर से आई है, इसी से अन्य चट्टानें बनी हुई हैं। तो हमारी आग्नेयस राख मूलतः कठोर होती है, इसका मौलिक धर्म होता है कठोरता, इसका मौलिक धर्म है कठोर होना, इसका मूल धर्म है कठोर होना, कठोरता, कठोर होती है ये। तो यहां पर हम देखने का प्रयास करेंगे ये हमारी चट्टान आखिर कठोर होती है तो क्यों होती है। क्योंकि यह ज्वालामुखी क्रिया के दौरान हमारी पृथ्वी पर आई है और विभिन्न प्रकार के मिनरल्स मैग्मा में शामिल होते हैं, मैग्मा के निर्माण में विभिन्न प्रकार के तत्व शामिल होते हैं। ये सारे के सारे तत्व और गैसें जब ज्वालामुखी उद्गार के दौरान वाष्प में शक्ति होती है, इस बात की खोज जेम्स वाट ने की थी और यही वाष्प की शक्ति, यही संवहन धाराएं हमारी पृथ्वी की कठोर चट्टानों को तोड़ करके इस मैग्मा को बाहर लेकर के आती हैं, वैक्यूम क्लीनर की तरह खींच करके। और ये जब बाहर आते हैं तो गाढ़े चिपचिपे होते हैं और इसमें बहुत सारे मिनरल्स मिले होते हैं, इसलिए इनके कण आपस में बिल्कुल ज्वाइंट हो जाते हैं, आपस में जुड़े होते हैं सेमी लिक्विड होने की वजह से। तो ये बहुत कठोर होते हैं। जब इनके कण पास पास होंगे, इनमें अंतरणु का स्थान नहीं होगा, तब स्वाभाविक रूप से कठोर हो जाएंगे। तो यहां पर जो हमारी ये चट्टान है जिसे हम आग्नेयस राख कहते हैं, ये मौलिक रूप से कठोर होती है। और फिर हमारी जो अगली चट्टान है वो कहीं ना कहीं हमारी जब चट्टान आ गई आग्नेयस राख, बहुत दिनों तक यह हमारी प्रकृति के परिवेश में रहेगी, तो बहुत सारे प्राकृतिक कारक इस पर काम करना शुरू कर देते हैं। वर्षा है, कोहरा है, बादल है, तूफान है, आंधी है, ये सारे के सारे रासायनिक घोलक है, इसे तोड़ेंगे, इनका अपचय होगा, इनका अपरदन होगा और ये सब टूट टूट करके ये सारी चट्टानें एक जगह पर हमारी पृथ्वी पर जब इकट्ठा होंगी तो उसी को हम कहते हैं अवसाद, अवसादी चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, उसी को हम लोग कहते हैं। तो ये सब इकट्ठा होकर के यहां पर इकट्ठा हो जाएंगी। जब एक स्थान पर थी तो इनके अंदर रिजिडनेस था, जब इनके कण अपक्षय अपरदन से टूट गए तो क्या इनका मौलिक धर्म, गुणधर्म जो कठोरता का था वो बरकरार रह पाएगा? तो यहां पर हम लोग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जब कण आपस में अलग अलग टूट जाएंगे, उनके अंदर एकता नहीं रह जाएगी, तो उनका कहीं ना कहीं कठोरपन, उनकी जो रिजिडनेस है वो क्या हो जाएगी, स्वाभाविक तौर पर कमजोर हो जाएगी। जैसे हम सभी नागरिक जब एक रहते हैं, राष्ट्र की एक आवाज पर एक साथ खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं वैश्विक शक्तियों का ध्यान भारत की एकता और इस पर जाता है। ये नागरिक पावर होता है, सिटीजन पावर की तरह हम कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल अपने अंतरराष्ट्रीय राजनय में भी करते हैं। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं जब ये कट टूट जाएंगे, इनके अंदर एकता नहीं रह जाएगी, तब ये मौलिक रूप से क्या हो जाएंगे, मुलायम। तो यहां पर हमारी ये चट्टान मौलिक रूप से क्या होती है, मुलायम होती है। ये बात सबको ध्यान में रखना है, मौलिक रूप से हमारी चट्टान मुलायम होती है। और हमारी जो अगली चट्टान है, इस चट्टान को हम कहते हैं रूपांतरित चट्टान। और हमारी रूपांतरित चट्टान जो होती है वो कठोर भी हो सकती है और मुलायम भी हो सकती है। इसमें दोनों प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं, कठोरता और मुलायम दोनों प्रकार के गुणधर्म पाए जाते हैं। तो यहां पर ये बातें ध्यान में रखने हैं। अगले पॉइंट को हमें ध्यान में रखना है कि हमारी जो चट्टान है उसके गुणधर्म के तहत अगर हम देखना चाहें तो विस्तार को लेकर के हम बातचीत कर सकते हैं। हमारी कौन सी चट्टान विस्तार की दृष्टिकोण से कैसी है, किसका विस्तार हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा है और किसका विस्तार हमारी पृथ्वी पर कम है। आइए इस विषय को हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करते हैं। हमारी कौन सी ऐसी चट्टान है जो हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाती है और कौन सी हमारी चट्टान है जो हमारी पृथ्वी पर
कम पाई जाती है। तो यहां पर हम लोग विस्तार को लेकर के बात करें। एक्सटेंशन को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो यहां पर हम सबके ध्यान में आता है, हमारी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा चट्टान हमारी क्षैतिज विस्तार की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, क्षैतिज विस्तार की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमारी जो चट्टान होती है, ऐसे लंबवत विस्तार की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा हमारी 75% भाग पर लगभग अवसादी चट्टान है और 25% भाग पर ही मात्र अग्नियस राख जो आपकी पेरेंटियल राख है, और फिर आपकी कौन सी चट्टान, रूपांतरित चट्टान है जो कि अग्नियस राख और कहीं ना कहीं अवसादी चट्टान, ये दोनों चट्टानों पर ताप, दाब और रासायनिक घोलक के प्रभाव से अपने रूप में परिवर्तन करने के फलस्वरूप बनी हुई है। इसका विस्तार, इन दोनों चट्टानों का विस्तार मात्र क्षैतिज विस्तार की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो मात्र 25% है। लेकिन वहीं पर जब हम देखते हैं हमारी मात्र चट्टान, अगर हम ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण से देखें, ऊर्ध्वाधर दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारी चट्टान जो है, गहराई में अगर हम देखें हमारी पृथ्वी की, तो हमारी सबसे ज्यादा चट्टान जो पाई जाती है वो हमारी चट्टान है अग्नियस राख। हमारी भूपर्पट्टी की गहराई की दृष्टिकोण से अगर हम देखने का प्रयास करें तो कहीं ना कहीं यहां पर हम सबको देखने को मिलता है कि 95% तक हमारी मात्र चट्टान है। हमारी पृथ्वी के अंदर, हमारी भूपर्पट्टी में सबसे ज्यादा अगर किसी चट्टान की मौजूदगी है जिससे अन्य दोनों चट्टानें बनी हुई हैं, तो 95% मात्रा है हमारी अग्नियस राख की। तो आप सभी लोग जानते ही हैं कि माता पिता से ही माता पिता बड़े ही होते ही हैं। तो यहां पर कहीं ना कहीं अन्य दो चट्टानों की माता पिता कौन है, तो हमारी अग्नियस राख है। इसीलिए ये सबसे ज्यादा मौजूद है हमारी पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर, हमारी पृथ्वी के क्रस्ट पर। और मात्र 5% कहीं ना कहीं हम लोग जब देखते हैं, जब हम इसकी गहराई को लेकर के बात करते हैं, ऊर्ध्वाधर इसके विस्तार को लेकर के बात करते हैं, तो यहां पर मात्र 5% तक का विस्तार आपकी कौन सी चट्टानों का पाया जाता है, आपकी अन्य दो चट्टानों का, चाहे अवसादी चट्टान हो या रूपांतरित चट्टान हो। लेकिन क्षैतिज विस्तार की दृष्टिकोण से लेयर की तरह से हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा हमारी कौन सी चट्टान है, अवसादी चट्टान है। दुनिया का कोई भी मैदान हो, वो सभी नील नदी का मैदान हो, वांगो नदी का मैदान हो, यांगसिटी क्यांग का मैदान हो, गंगेटिक मैदान हो, यमुना का मैदान हो, नर्मदा का मैदान हो, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान हो, सारे के सारे मैदान अवसादी चट्टानों से बने हैं। और अवसादी चट्टानें मुलायम होने की वजह से कृषि के लिए उपयोगी है। इसी कारण से दुनिया की सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता की भी अगर बात करना आप चाहें तो सबसे ज्यादा उत्पादन क्षमता किस चट्टान में है, तो हमारी किस चट्टान में है, हमारी अवसादी चट्टान में। दुनिया की सबसे ज्यादा अन्न का उत्पादन होता है। अगर ये चट्टानें हमारी पृथ्वी पर ना आती तो कहीं ना कहीं हम सभी लोग संसाधनों से वंचित रह जाते, बहुत सारे संसाधनों से। आप जो कुछ भी अपने आसपास देख रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं चट्टानों का, उनका जब मूल खोजने का प्रयास करेंगे, उनके जड़ की दिशा में आप जानने का प्रयास करेंगे, तो वो सभी कहीं ना कहीं चट्टानों की ही क्या है, प्रसंस्कृत रूप है। प्रसंस्करण के फलस्वरूप आप सभी को प्राप्त हुए हैं। चाहे आप पंखा देख रहे हैं, चाहे आप यहां लोहे से बनी कोई वस्तु देख रहे हैं, यहां पर ईंट लगी हुई, ये भी अवसादी चट्टानों को पका करके ईंट बनाई गई है आपकी। तो यहां पर कहीं ना कहीं हमें व्यवहारिक स्तर पर भी जुड़ने की आवश्यकता है। फर्श पर आपकी ग्रेनाइट पत्थर लगे हुए हैं, ये सब कहीं ना कहीं आपके किसके उदाहरण हैं, आपके रूपांतरित चट्टानों के, संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से हमारी चट्टानें कहीं ना कहीं ऐसे बनी हुई हैं और हम सभी लोग चट्टानों से घिर करके अपने जीवन को जी रहे हैं। और हमारी चट्टानें मौलिक रूप से, चट्टान शब्द आते ही हम सबके मन में ये बात आती है कि जो बहुत कठोर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसका दरअसल हिंदी भावार्थ निकालते हैं, लेकिन जब हम इसकी परिभाषा में जाते हैं, जियोग्राफी में जाते हैं, भूगोल शास्त्र में जाते हैं, तो हम सबके ध्यान में आता है कि हमारी चट्टानें मुलायम भी हो सकती हैं और हमारी चट्टानें कठोर भी हो सकती हैं।
हमारी चट्टानों में जल एक पार से दूसरे पार जा भी सकता है, जल प्रवेशता हो भी सकती है, और जल प्रवेशता नहीं भी हो सकती है। यह चट्टानों की परिभाषा है। इसी परिभाषा से एग्जामिनर आपको प्रश्न बना देंगे। चट्टानों के गुणधर्म और परिभाषा से ही बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये बातें सबको ध्यान में रखना है। तो आइए हम लोग विस्तार को जब देखते हैं तो विस्तार की दृष्टिकोण से हमारी अग्नेयस राख जो है गहराई में 95% इसका भाग होता है। और जब हम इसके लंबवत विस्तार की दृष्टिकोण से देखें 75% भाग को कवर करती हैं। और फिर यहां पर यह हमारी जो रूपांतरित चट्टान है रूपांतरित चट्टान है, ये 25% भाग को कवर करती है। तो इस तरीके से हमारी सबसे ज्यादा संख्या में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो हमारी अवसादी चट्टान पाई जाती है। और 5% में अवसादी तथा रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। तो यहां पर कहीं ना कहीं 95% जो भाग होता है लंबवत विस्तार की दृष्टिकोण से अगर हम देखें, गहराई की दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो 95%, 5% भाग रूपांतरित और अवसादी चट्टानों का पाया जाता है। और सबसे क्षैतिज विस्तार की दृष्टिकोण से देखें तो कहीं ना कहीं 75% भाग आपकी अवसादी चट्टानों का, और 25% भाग में ये सारी चट्टानें शामिल हैं। अग्नेयस राख और रूपांतरित चट्टान हमारी शामिल है। तो यहां पर हम लोग चट्टानों की विशेषताओं का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके तहत हमने देखा कि हमारी चट्टान का जो प्रगटीकरण हुआ है वो कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के अंदर से हुआ है। अगर हम यहां पर देखने का थोड़ा सा प्रयास करें कि यहां पर जो हमारी चट्टानें हैं, इन चट्टानों में हमारी भूपर्पटी पर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो आइए हम इसको देख लेते हैं। किस तत्व की मात्रा हमारी भूपर्पटी पर सबसे ज्यादा होती है, किस तत्व की मात्रा सबसे कम होती है। तो यहां पर हम अपनी भूसतह पर अगर देखने का प्रयास करें तो हमारी भूसतह पर सबसे ज्यादा मात्रा अगर किसी तत्व की होती है तो वह ऑक्सीजन। यहां पर ये जो तत्व होते हैं 46.8% तक पाए जाते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा हमारी भूपर्पटी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। और दूसरा तत्व हमारा जो है उसमें सिलिकॉन शामिल होता है, जिसकी मात्रा कहीं ना कहीं हम सबको देखने को मिलती है 27.72%। और फिर कहीं ना कहीं हमारी जो अगली मात्रा होती है वो एल्युमिनियम की होती है। एट 8.2% तक की ये मात्रा पाई जाती है। फिर हमारी चौथे जो तत्व की मात्रा होती है वो कहीं ना कहीं लोहा होता है, आयरन होता है, जो हमारी भूपर्पटी में पाया जाता है। मात्र 5% तक इसकी मात्रा पाई जाती है। तो लोहे की मात्रा की अगर हम बात करें तो लोहा कहीं ना कहीं यहां पर
5% तक पाया जाता है। फिर उसके बाद यहां पर पांचवें तत्व के रूप में कैल्शियम 3.8% तक, पोटेशियम 2.93%, टू 2.1% तक के सोडियम कहीं ना कहीं हमारी भूपर्पटी में पाए जाते हैं। इस तरीके से ये सारे तत्व मिलकर के हमारी भूपर्पटी का निर्माण करते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा अगर पाई जाती है तो यहां पर कहीं ना कहीं हम सबको देखने को मिलती है ऑक्सीजन की मात्रा 46.8%, फिर कहीं ना कहीं सिलिकॉन की मात्रा, तो और फिर यहां पर एल्युमिनियम की मात्रा तीसरे नंबर पर, फिर लोहा पाया जाता है 5% तक। ये सारे के सारे तत्व मिलकर के हमारी पृथ्वी का निर्माण करते हैं, भूपर्पटी का निर्माण में शामिल होते हैं। तो ये बातें बिल्कुल हम सबको ध्यान में रखनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर आज देख रहे थे हमारी चट्टानों के विषय में, जिसके तहत हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास कर रहे थे कि हमारी पृथ्वी के अंदर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती है, जिसके तहत हमने देखा कि हमारी चट्टानों का प्रगटीकरण का संबंध, हमारी चट्टानों का हमारी पृथ्वी पर आने का संबंध हमारी ज्वालामुखी से जुड़ा हुआ है। दरअसल एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से इंटरलिंक होता है। उस इंटरलिंक को जो समझेंगे वही इसकी कंटिन्यूटी और निरंतरता को समझ पाएंगे। तो आप लोग इसको समझने का निसंदेह प्रयास करें, इस कंटिन्यूटी को समझने का प्रयास करें, तो आपको इस विषय वस्तु को रटने की आवश्यकता नहीं होगी, जब आपका विषय को लेकर के बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। जब हम मूल मंत्र को जानेंगे तो आसानी से उस विषय को हम समझ लेंगे। अगर हम मूल मंत्र को नहीं जानते, कहां से आया, कहां गया, कहां उसका विस्तार है, तो हम उसकी कठोरता, उसकी मुलायमपन, ऐसा होता है चट्टाने वैसी होती है, ऐसा ऐसा विस्तार रटते रहेंगे और भूलते रहेंगे। लेकिन अगर हम उसके जन्म को जानते हैं कि हमारी जो पहली चट्टान है वो हमारी पृथ्वी के अंदर से आई, जब हमारी पृथ्वी बन रही थी, अपने स्वरूप को तय कर रही थी, उस दौरान कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के अंदर जो प्लेट मौजूद है वो बहुत तेज गति से मोशन कर रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े बड़े पर्वतों का निर्माण हो रहा था। वो फेज निकल गया। आपके मन में यह भी आप बात आ सकती है कि आज भी एक उत्तर प्रदेश में हिमालय पर्वत का निर्माण हो जाना चाहिए। दरअसल हर चीज का अपना फेज होता है, अपना चरण होता है। जैसे आपकी शारीरिक लंबाई बढ़ने का एक अपना फेज होता है, एक अपना चरण होता है, जिसके बाद आपकी शारीरिक लंबाई नहीं बढ़ती है। अगर उसके बाद भी आपकी शारीरिक लंबाई बढ़ती रहे तो आपको क्लास में बैठने के लिए जगह नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी कारण से आपके शारीरिक विकास की भी अपनी एक अवस्था होती है, एक चरण होता है, एक फेज होता है। उसी तरीके से हमारी पृथ्वी के निर्माण का अपना एक फेज है, एक चरण है। उस दौरान हमारी पृथ्वी के अंदर मौजूद इंडोजेनिक फोर्सेस, हमारी पृथ्वी के अंदर काम करने वाली आंतरिक शक्तियां बहुत तीव्र गति से काम कर रही थी, और उन सारी शक्तियों ने, इंडोजेनिक फोर्सेस ने और एक्सोजेनिक फोर्सेस ने काम करके हमारी पृथ्वी के स्वरूप को तय किया है। हमें पर्वत दिए, पठार दिए, मैदान दिए, चट्टाने दी। ये सब हमारी प्रकृति ने हम सबको दिया है कि मानव का जीवन आसान रहे, सहज रहे। और फिर हम लोग जितने भी प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त करते हैं वो कहीं ना कहीं किसके रूप हैं? चट्टानों की ही स्वरूप हैं। जितने भी खनिज संसाधन आप प्राप्त करते हैं, जहां आप खेती कर रहे हैं, वो भी औषधि चट्टानों का मैदान है। तो हमारी पहली चट्टान हमारी पृथ्वी के अंदर से आई है, ज्वालामुखी के प्रगटीकरण के फलस्वरूप। ज्वालामुखी का प्रस्फुटन हुआ, प्रस्फोट हुआ, और हमारी औषधि अग्नि चट्टान बाहर आई, और फिर क्रमशः हमारी सब चट्टानें बनती चली गई। गर्म तप्त है तो जीवाश्म सब जल जाएंगे। तो यहां पर कहीं ना कहीं ये बातें ध्यान में रखना है। तो हम लोग इस प्रकार से चट्टानों का कॉन्सेप्ट के आधार पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे।
फिर हम यहां पर कुछ मौलिक चट्टानों के विषय में बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे उनका परिवर्तित स्वरूप क्या है। क्वार्टजाइट, बालुका पत्थर की अगर हम बात करें तो ये बदल करके किस में बनते हैं? क्वार्टजाइट में। चूने का पत्थर बदलता है, ताप दाब के प्रभाव से अपना स्वरूप चेंज करता है, संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। और दुनिया का सबसे अच्छा संगमरमर की अगर हम बात करें तो इटालियन संगमरमर आता है, लेकिन दुनिया के द्वितीय क्रम में सबसे अच्छे संगमरमर की अगर हम बात करें तो आपके राजस्थान के मकराना का संगमरमर है। मकराना का संगमरमर दुनिया में द्वितीय स्थान पर आता है अपने सौंदर्य को लेकर के। कहीं ना कहीं आपके राजस्थान के मकराना में कोई ऐसी प्राकृतिक परिघटना घटित हुई होगी। वैज्ञानिक लोग ऐसा बताते हैं, भूगर्भ शास्त्री ऐसा बताते हैं। हमारी सारी की सारी चट्टान वहां पर पलट करके अंदर चली गई, और जब हमारी चट्टान अंदर चली गई, चूने के पत्थर की चट्टान, तो उस पर ताप ने दाब काम करेगा कि नहीं करेगा? दाब काम करता है, और फिर दाब के साथ साथ क्रमशः उसमें तापमान बढ़ेगा। यह पास्कल का सिद्धांत है। दाब ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहां पर कहीं ना कहीं दाब जब बढ़ेगा तो तापमान बढ़ेगा, और ये सारी घटकों ने काम करके, भौतिक कारक हैं ये सभी, ये सारे के सारे भौतिक कारक, फिजिकल फैक्टर ने काम करके हमारी चट्टानों को और परिष्कृत बना दिया और परिशुद्ध बना दिया, उसमें कार्बन के कणों को बाहर निकाल दिया, और हमारी और परिष्कृत चमकीली चट्टान जो हमारे सामने आई है, तो वो संगमरमर के रूप में हम सबके सामने प्रकट हुई है। यह पुनः रूपांतरण से बनी है। एक बार रूपांतरण हो रहा था, लेकिन पटल विरूपणी अभिक्रिया ने, पटल विरूपण, पटल का पलट जाना, भूकंप की शक्तियों ने कहीं ना कहीं वहां पर काम किया। पीएस और यल शक्तियां, बिना शक्ति के दुनिया में कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। आप यहां पर क्लास भी नहीं ले सकते हैं। ये बातें हम सबको ध्यान में रखना है। पटल विरूपणी शक्तियों ने पुनः उस चट्टान को नीचे दबा दिया, और वो अधिक परिष्कृत परिशुद्ध चट्टान जो हमारे सामने आई पुनः रूपांतरण से, उसे हम इस रूप में देखते हैं। बड़े कणों वाली आग्नेय चट्टानें बदल जाती हैं आपके यहां पर कहीं ना कहीं सिस्ट में, और फिर यहां पर आपकी मृण्मय चट्टानें बदल जाती हैं रूप परिवर्तन करके स्लेट में, और फिर यहां पर कहीं ना कहीं आप देखते हैं ये आपके 5वें नंबर का छोटे कणों वाली आग्नेय चट्टानें कणों वाली रूपांतरित चट्टान तथा छोटे कणों वाली आग्नेय चट्टान, या फिर छोटे कणों वाली आग्नेय चट्टान को हम कहते हैं बेसाल्ट। ये हमारी बेसाल्टिक चट्टान जो हमारी पृथ्वी के बाहर बनती है, ये अपने रूप परिवर्तन करके बन जाती है
निस। और फिर जो हमारी अगली चट्टान है गैब्रो, अपना रूप परिवर्तन करके बन जाती है सर्पेंटाइन। इस प्रकार से हमें इसको भी ध्यान में रखना है। यह हमारी मौलिक चट्टान है। और यह हमारी जो चट्टान है रूपांतरित चट्टान। हमें इसको भी ध्यान में रखना है। आपकी प्रतियोगी परीक्षा में इससे डायरेक्ट आपको प्रश्न आ सकते हैं, मूल चट्टान अपने किस रूपांतरित स्वरूप में आती है। तो यहां पर हम लोगों ने चट्टानों के विषय में उसका संगोपांग अध्ययन किया, उसके सभी अंगों के विषय में, उसकी ऑरिजिन के विषय में, उनकी विशेषताओं के विषय में हम लोग यहां पर अध्ययन कर रहे थे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।